जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी 12 तारीख में जो पेपर हुआ उसकी सभी शिफ्टों में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए, कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं तो मैं उनको आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मैं इसको आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं फिर इसमें क्या क्या क्वेश्चन कल की शिफ्टों में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 में जो बिहार की साक्षरता दर थी हमसे पूछी गई। दोस्तों बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम थी राज्यों में, और ये थी आपकी 63.82%। याद रखिएगा 63.82% ये बिहार की साक्षरता दर थी। दोस्तों मैं बात करूँ अगर भारत की साक्षरता दर की, तो भारत की साक्षरता दर थी 74.04% ये भारत की साक्षरता दर थी। और इसमें जो पुरुषों की प्रतिशत वो थी प्रतिशतता वो थी आपकी 82.14, और जो महिलाओं की थी वो कितनी थी 65.46। महिलाओं की थी 65.46% और पुरुषों की थी 82.14। दोनों आपको याद रखना है, ये आपका 65 वाला महिलाओं का है फीमेल, और ये है आपका मेल। क्लियर हुआ। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो साक्षरता दर होती है वो उसके लिए कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है, तो आप याद रखना भारत में 7 वर्ष की जो आयु है उनके 7 वर्ष की आयु वाले जो व्यक्ति हैं उनको शामिल किया जाता है। क्या क्राइटेरिया बनेगा दोस्तों, क्या है देखो सिंपली समझिएगा। साक्षरता दर निकालते कैसे भारत में, ये क्वेश्चन कभी आ सकता है आपके एग्जाम में। साक्षरता दर देखो, टोटल जनसंख्या, टोटल आबादी, और टोटल आबादी में से 7 वर्ष या उससे ज़्यादा की आबादी प्लस इस आबादी से अपने हस्ताक्षर करने आने चाहिए। तो कुल आबादी में से ऐसी आबादी जिसकी आयु 7 या 7 साल से ज़्यादा है और उसको अपने हस्ताक्षर करने आते हैं तो वो भारत में साक्षर माना जाता है। तो भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी, बिहार की। दोस्तों मैं बिहार की बात करूँ तो आपको याद रखना है, बिहार में एक त्यौहार मनाया जाता है छठ पूजा। बिहार में त्यौहार मनाया जाता है छठ पूजा। बिहार में एक टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बिहार में है। और दोस्तों बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय भी था, नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों बिहार से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जटा जटिन कहाँ का नृत्य है, तो जटा जटिन जो डांस है वो बिहार का है। और एक पूछेगा मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जिनको जीआई टैग मिला ये कहाँ की है, तो मधुबनी पेंटिंग बिहार की होती है। और आपको याद रखना है बिहार में मिथिला मखाना होता है, इसको जीआई टैग मिला था अभी। और बिहार में बराबर की गुफाएं भी हैं। बराबर की गुफाएं कहाँ पर है, तो बिहार में बराबर की गुफाएं, ये भी आप याद रखना। बोध गया एक स्थान है, वो भी आपको याद रखना है, बोध गया में है। और बिहार में विष्णुपद मंदिर भी है, ये भी आप याद रखें। विष्णुपदी मंदिर कहाँ पर है, तो बिहार में विष्णुपदी मंदिर भी है। क्लियर हुआ। तो ये आप याद रखें, बिहार की साक्षरता दर कितनी थी, 63.82%। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों ये भारत का माना जाता है। ऑप्शन ऑप्शन ही भारत ही है इसका आंसर। तो अगर मैं बताऊं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में 25 भाग माने जाते हैं, लेकिन मूलतः 22 भाग थे। कितनी अनुसूची हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, अनुसूची हैं 12। कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद। अब तो खैर संख्या बढ़ गई है लेकिन इसी के सब क्लोज में है। 395 मुख्य अनुच्छेद हैं, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा भारत के संविधान को बनने में। और भारत में संविधान दिवस कब होता है, दोस्तों भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान का शिल्पीकार कौन है, तो संविधान का जो प्रारूप जिसने तैयार किया वो था आपका डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर इन्हें संविधान का शिल्पकार माना गया है, ये भी आप याद रखिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का संविधान किसने अपने हाथ से लिखा था, तो आप याद रखिएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये व्यक्ति हैं और इन्होंने भारत के संविधान की मूल प्रति अपने हाथ से लिखी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप कमेंट में लिख के बताइएगा भारत के संविधान बनने पर कितना खर्चा हुआ था, कितने रुपए खर्च किए गए थे, ये कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन है। 64,000 थे, 64 लाख थे, 64 करोड़ थे, कितने रुपए थे, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों भारत के बारे में एक चीज़ याद रखना, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
सतरिया, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों सतरिया जो नृत्य है, सबसे पहले तो आप याद रखना इसको किसने शुरू किया था? शंकरदेव ने। सतरिया नृत्य शंकरदेव के द्वारा शुरू किया गया और ये असम में किया जाता है। शंकरदेव ने शुरू किया था और ये असम में किया जाता है। एक और व्यक्ति याद रखिएगा, टंकेश्वर हजारिका। टंकेश्वर हजारिका का संबंध किस नृत्य से है? तो टंकेश्वर हजारिका शास्त्रीय नृत्य करता है सतरिया। ठीक है दोस्तों, बात असम की हो रही है दोस्तों। असम का नया साल याद ना, बोहागी बिहू। बोहागी बिहू ये असम का नया साल है, बोहागी बिहू। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्बुबाची मेला ये कहाँ पे लगता है? दोस्तों अम्बुबाची मेला भी असम में लगता है, अम्बुबाची मेला। और ये कौन से मंदिर में लगता है? कामाख्या देवी के मंदिर में लगता है अम्बुबाची मेला। एक माजुली उत्सव भी आप याद रखिएगा, माजुली उत्सव। माजुली उत्सव कहाँ पर होता है? दोस्तों माजुली एक जिले का नाम है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है माजुली, तो यहाँ पे होता है माजुली उत्सव। असम की बात कर रहे हैं दोस्तों, असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है भारत में। सबसे ज़्यादा मूंगा सिल्क कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा मूंगा सिल्क असम में होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और असम में डिगबोई है, डिगबोई जो है ये तेल रिफाइनरी के लिए फेमस है। असम के बारे में एक चीज़ याद है, काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत में एक सींग का जो गैंडा मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? मानस नेशनल पार्क असम में है। और आपको रायमोना नेशनल पार्क भी याद रखना है, रायमोना नेशनल पार्क असम का ही है ये भी आपको। तबल चोंगली भी नृत्य होता है असम में। खेल गोपाल असम का ही डांस है, तो ये सारे बिंदु आपको याद है। सतरिया कहाँ का? असम का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों क्वेश्चन कुछ महात्मा बुद्ध से रिलेटेड आया था, लेकिन मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन जो सुनने में मिला वो था अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये कौन से वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से संबंधित है, शाक्य वंश, शाक्य वंश से संबंधित है। और ये कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों महात्मा बुद्ध जो हैं इन्होंने अपने घर का त्याग कितनी वर्ष की आयु में किया था? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। और 6 वर्ष के बाद इन्हें 35 वर्ष में आयु क्या मिला था? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, निरंजना नदी के तट पर, और ये जगह थी बिहार का बोध गया। तो ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के पुराने जन्मों की कहानी कौन से ग्रंथ में लिखी गई है? तो महात्मा बुद्ध के पुराने जन्मों की कहानी जातक कथाओं में लिखी गई है। क्लियर हुआ? और भविष्य का बुद्ध किसे कहा गया है? दोस्तों भविष्य का बुद्ध कहा जाता है मैत्रेय को, ये भी आपको याद रखना है। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ ये वाराणसी में है और बुद्ध के पहले उपदेश की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रवि कीर्ति, रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों रवि कीर्ति से क्वेश्चन था, तो वो था आपके पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, और इन्होंने ऐहोल, ऐहोल इंस्क्रिप्शन लिखी है। ऐहोल अभिलेख ये किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखा गया है। आप याद रखें, आप पूछा जा सकता है। पुलकेशिन द्वितीय ये कहाँ का राजा था? तो ये बातापी, बातापी का राजा था। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्टार्टअप इंडिया पहल, स्टार्टअप इंडिया पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका वाणिज्य मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया पहल वाणिज्य मंत्रालय की पहल है। 15 अगस्त 2015 को ये शुरू की गई थी, स्टार्टअप इंडिया। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, और ये तमिलनाडु की है। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी ये तमिलनाडु की है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों CSIR के अधीन ना कई सारे मतलब अनुसंधान केंद्र आते हैं। अगर आप इन अनुसंधान को पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च करना रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया बाय राजू सर, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने अनुसंधान की पहली वीडियो मैंने डाली है उसमें, तो आप वहाँ से जाके जितने भी अनुसंधान केंद्र CSIR के अधीन है तो वो सारे आप पढ़ सकते हैं। आप सर्च करना, मिल जाएगा आपको, या कमेंट प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा देखें, 2022 में शिवसेना की ओर से राज्यसभा का सदस्य कौन बना था? दोस्तों शिवसेना की ओर से जो राज्यसभा का सदस्य बना वो है संजय राउत। संजय राउत राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है, ये भी आप याद रखिएगा। शिवसेना ये महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी है। शिवसेना कौन से राज्य की पार्टी है? महाराष्ट्र की। और दोस्तों शिवसेना का ना एक मुखपत्र छपता है,
और उस वो है आपका सामना। ये आप याद रखना, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि सामना किस पॉलिटिकल पार्टी का मुखपत्र है, तो वो है आपका शिवसेना का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सागा दावा कहाँ का त्योहार है? दोस्तों सागा दावा एक बौद्ध त्योहार होता है और ये है आपका सिक्किम का। सागा दावा कहाँ का त्योहार है? सिक्किम का। दोस्तों बात करें हम सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों सिक्किम जो है सबसे कम आबादी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की थी? दोस्तों सबसे कम आबादी सिक्किम की है। 6,10,000 आबादी है लगभग सिक्किम की। ये भी आप याद रखें। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य था। भारत का पहला जैविक राज्य है वो कौन सा था? सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। सिक्किम जो है दोस्तों इसकी 3 जनजाति आपके एग्जाम में आती हैं, लेपचा, भूटिया, लेपचा, भूटिया और लिम्बू। लेपचा, भूटिया और लिम्बू जनजाति कहाँ पर रहती है? सिक्किम में रहती हैं तीनों जनजाति, आप याद रखिएगा दोस्तों। और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है या खेन खेनचेंजोंगा नेशनल पार्क। खेनचेंजोंगा नेशनल पार्क ये भारत में कहाँ पर है? सिक्किम में। और दोस्तों ये जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। लाल पांडा सिक्किम का राष्ट्रीय पशु भी है। और भारत में प्रोजेक्ट लाल पांडा की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में हुई थी, ये आप याद रखना। दोस्तों सिक्किम के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इसका नया साल बहुत आता है एग्जाम में, लूसूंग। लूसूंग या लूसूंग को लोसांग भी लिखता है। लोसांग ये कहाँ का त्योहार है? तो सिक्किम का त्योहार है लोसांग। और सिक्किम में आपको और क्या चीज़ याद रखना? चोलामू झील। चोलामू झील जो भारत की सबसे ऊंची झील है, ये कहाँ पर है? दोस्तों चोलामू झील सिक्किम में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, ये आप याद रखें। और सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम क्या है? एस अगेन ऑड्स। एड्स अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। दोस्तों सानिया मिर्जा भारत की पहली महिला थी जिसने विंबलडन में कोई खिताब जीता था। मिक्स डबल में जीता था इसने, तो विंबलडन में विंबलडन नहीं, ग्रैंड स्लैम, टेनिस का कोई भी ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला जो भारत की थी वो थी आपकी सानिया मिर्जा। पहली बार किसी भारतीय महिला ने टेनिस का ग्रैंड स्लैम जीता था तो सानिया मिर्जा ने जीता था। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे टेनिस लिखा गया, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय लंदन में है। लंदन कौन सी नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शोभना नारायण, शोभना नारायण कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती है? दोस्तों शोभना नारायण का संबंध है कथक से, कथक से संबंधित है। और दोस्तों कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका संरक्षण मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया था? तो मुस्लिम शासकों द्वारा जिस शास्त्रीय नृत्य को संरक्षण दिया गया वो था आपका कथक। मुगलों के दरबार में कथक नृत्य किया जाता था और नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे उनके दरबार में भी कथक नृत्य किया जाता था। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान है लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है कृषि और पशुपालन कौन से क्षेत्र में आते हैं? दोस्तों कृषि और पशुपालन जो आते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र देखो हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र मानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि और पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग धंधे। उद्योग धंधे ये आते हैं द्वितीयक में। तृतीयक में कौन सी चीज़ आती हैं? तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र, जैसे आपका परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, नेट सेवा हो गया, तो ये सब आते हैं आपके तृतीयक में। तीनों आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कृषि, कृषि किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। कृषि कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा कब भंग होती है? दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन आया था कि लोकसभा कब भंग होती है, तो आपको याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 83 के उपबंध 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि गठन के बाद पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा भंग नहीं की जाती तो उसे स्वतः भंग माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में मध्यावधि चुनाव होने पर लोकसभा समय से पूर्व भंग की जा सकती है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरे होने पर यह स्वतः क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। दोस्तों लोकसभा इसे आम लोगों का सदन कहा जाता है। और लोकसभा का जनक कौन है? जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना गया है, ये भी आप याद रखना। लोकसभा का जनक जीबी मावलंकर। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और ये कौन सी पार्टी के नेता हैं? बीजेपी के। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की गई थी।
6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, वो है आपकी आनंदीबेन पटेल। दोस्तों 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में रहती है, यूपी में रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, भारत की कितनी आबादी रहती है यूपी में? 16.5% आबादी यूपी में रहती है भारत की। 2022 में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार गैर गांधीयन परिवार का सदस्य है, वो है आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? दोस्तों ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? 1028 सूक्तियां हैं ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद माना गया है, और ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित होत्री कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत में कौन सा राज्य है, वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। दोस्तों त्रिपुरा के बारे में आप याद रखना, यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा किस राज्य का त्यौहार है? त्रिपुरा का। और एक डांस भी आपको याद रखना है, होजागिरी। होजागिरी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो त्रिपुरा में किया जाता है होजागिरी नृत्य। और भारत में पहली जो बौद्ध यूनिवर्सिटी बनी है, वो कहाँ पे बनी है? भारत में पहली बौद्ध यूनिवर्सिटी बनी है आपकी त्रिपुरा में, ये भी आप याद रखना। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा में आपको क्या याद रखना है दोस्तों? त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 17 ये बात करता है अनटचेबिलिटी के लिए, अर्थात अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए गए? दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे आपके गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किया गया, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों गुजरात की बात हो रही है, तो गुजरात में अहमदाबाद एक शहर है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है। ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है आपका अहमदाबाद में। क्लियर हुआ? और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम भी था, साबरमती नदी के किनारे, ये भी आप याद रखें। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और भारत का प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत का प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है गांधीनगर में, ये भी आप याद रखेंगे। गुजरात की सबसे लंबी जलीय सीमा है भारत में, ये भी आप याद रखना। भारत के राज्यों में सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। और दोस्तों गुजरात में आपको मिलेगा गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क ये फेमस है किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, भारत में सूरत है एक शहर, सूरत जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये कहाँ पर है? तो सूरत गुजरात में है। और गुजरात में एक बांध याद रखना, उकई बांध, ये बहुत आता है, तापी नदी पर है। उकई बांध तापी नदी पर। ठीक है दोस्तों, तापी नदी। और इसका गुजरात का एक डांस भी आपको याद रखना है, वो डांस है आपका बिंछुदो। बिंछुदो डांस कहाँ किया जाता है? तो बिंछुदो नृत्य ये गुजरात का है। और एक आपको याद रखना हलीसका, हलीशका नृत्य है, ये कहाँ किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। बाकी गुजरात का एक डांस और पूछा जाता है एग्जाम में, टिप्पानी। टिप्पानी डांस कहाँ का है? तो गुजरात का डांस है टिप्पानी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बॉक्सर मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों मैरी कॉम जी का संबंध है मणिपुर से। बात करूँ मैरी कॉम के बारे में, तो इनको सुपर मॉम कहा जाता है, इनका उपनाम है सुपर मॉम। सुपर मॉम। और मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। याद रखना है, पूछ लेता है कि मैरी कॉम की आत्मकथा क्या नाम क्या है? अनब्रेकेबल है, ये आप याद रखें। मणिपुर से आती है। दोस्तों मणिपुर का नया साल क्या है? मणिपुर का नया साल है चिरोबा। मणिपुर का नया साल चिरोबा कहलाता है, याद रखिएगा। और मणिपुर में लोकटक झील भी है। मणिपुर में लोकटक झील है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मणिपुर की लोकटक झील प्रसिद्ध है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के लिए। और मणिपुर में एक त्यौहार मनाया जाता है संगई महोत्सव। संगई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो दोस्तों मणिपुर में संगई महोत्सव मनाया जाता है। संगई एक हिरण की प्रजाति होती है, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और मणिपुर का ना एक नृत्य याद है ना, जगोई।
जगोई कहाँ का नृत्य है? दोस्तों मणिपुर का नृत्य है जगोई, पूछ लेता आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ था? दोस्तों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था 1916 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। क्लियर हुआ? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग कब बनी थी, तो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में ढाका में। दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। किस किस के द्वारा? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस कब बनी थी, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई और कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, लखनऊ लिखा गया था, लखनऊ से ना एक क्वेश्चन ये पूछ लेता आपके एग्जाम में कि भारत में चिकनकारी होती है, चिकनकारी कहाँ प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी दोस्तों ये प्रसिद्ध है आपका लखनऊ में। ये भी आप याद, कपड़ों पे कढ़ाई होती है चिकनकारी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों कालबेलिया होते हैं सपेरा लोग, और ये राजस्थान में किया जाता है। कालबेलिया नृत्य ये राजस्थान में किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों राजस्थान का एक डांस और याद रखना, वो है आपका कठपुतली। कठपुतली डांस कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान की भील जनजाति नृत्य करती है घूमर, तो घूमर नृत्य भील जनजाति के लोग करते हैं राजस्थान में, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों और मैं बता दूं राजस्थान के कुछ डांस, जैसे आपसे पूछे तेरह ताली, तेरह ताली ये राजस्थान का नृत्य है। सुई सिनी राजस्थान का नृत्य है, सुई सिनी। गींदड़, गींदड़ भी राजस्थान का नृत्य है। गपल राजस्थान का नृत्य है, गपल ये भी आप याद रखें। गैर, गैर भी राजस्थान का नृत्य है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? दोस्तों राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में आपको एक मेला याद रखना, गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो राजस्थान में होता है, जयपुर में गणगौर उत्सव। एक और याद रखिएगा, और वो है आपका गणगौर उत्सव। एक है आपका डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल दोस्तों, डेजर्ट फेस्टिवल होता है जैसलमेर में। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है, ये भी आप याद रखें। पुष्कर का ऊंट मेला कहाँ पे लगता है? दोस्तों पुष्कर का ऊंट मेला लगता है राजस्थान में। पुष्कर का ऊंट मेला राजस्थान में लगता है। क्लियर हुआ? और दोस्तों राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व भी है, और एक है आपका मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी आपका राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ और अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का पेरिस किसे कहा गया है? दोस्तों जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। भारत की गुलाबी नगरी भी जयपुर को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक शुरू हुई थी। सही जवाब होगा आपका 1951-56। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए? दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है इससे। तो मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। एक कमेटी बनी थी भारत में जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए, और इस दौरान जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, ये भी आप याद रखें। कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं, जब शामिल हुए तो 10 थे, उसके बाद में अब कितने हो गए? 11। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य हमने ऐड किया, और इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो ये आप याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो USSR से प्रेरित है, सोवियत संघ से प्रेरित है मौलिक कर्तव्य। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। BCCI की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, BCCI। दोस्तों 1928 में BCCI बना था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है, और BCCI के अध्यक्ष बने रोजर बिन्नी। BCCI के अध्यक्ष बने थे रोजर बिन्नी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और समावेशी विकास था, और ये पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक संचालित की गई थी। क्लियर हुआ? याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कौन है? जोसेफ स्टालिन। दुनिया में पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है? जोसेफ स्टालिन को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
जीएसटी किस प्रकार का कर है? दोस्तों जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया और जीएसटी के लिए हमारी संसद के द्वारा कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी के कितने कंपोनेंट हैं? 4। सीजीएसटी होता है आपका, एसजीएसटी होता है आपका, और यूटीजीएसटी होता है आपका, और एक है आपका आईजीएसटी। तो 4 कंपोनेंट होते हैं जीएसटी के, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत में जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनी थी? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति जो बनी थी ये जीएसटी के लिए बनी है। और जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दुनिया में सबसे पहला देश कौन सा था जिसने जीएसटी लागू किया था? फ्रांस। सबसे पहला देश था फ्रांस, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी हुई, सेलुलोज। अच्छा अगर आपसे पूछा जंतु कोशिका की कोशिका भित्ति, तो दोस्तों जंतु कोशिका भित्ति नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से राज्य की सरकार निशा गांधी अवार्ड देती है? दोस्तों निशा गांधी अवार्ड देती है केरल की सरकार। ये केरल का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में काम करने के लिए। दोस्तों केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? केरल। या क्वेश्चन आए द लैंड ऑफ आउन गॉड किसे कहा गया? तो दोस्तों द लैंड ऑफ आउन गॉड केरल को कहा जाता है। अच्छा केरल के बारे में 2-3 बिंदु आप और याद रखिएगा। कोचीन है केरल में, और कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि अरब सागर की रानी किसे कहा गया? दोस्तों कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। और अरब सागर का राजकुमार, कोल्लम को अरब सागर का राजकुमार कहा जाता है। अरब सागर का राजकुमार किसे कहा गया? तो जवाब होगा आपको दोस्तों कोल्लम को अरब सागर का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों केरल में आपको क्या चीज़ याद रखनी है? इसका त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ओणम। ओणम त्यौहार एक पैनकुनी आ सकता है आपके एग्जाम में। पैनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पैनकुनी उत्सव केरल का है। और एक आप याद रखें त्रिशूर पूरम, ये भी केरल का त्यौहार है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों केरल में भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर कहाँ होती है? केरल में होती है। और आपको याद रखना है दोस्तों केरल में और क्या चीज़ होगी केरल में? मोनाजाइट अयस्क होता है। थोरियम का अयस्क का मोनाजाइट, इसके भंडार मिलते हैं केरल में। दोस्तों केरल में कासरगोड है, और कासरगोड में भारत का नारियल अनुसंधान केंद्र है। ये भी आप याद रखेंगे कि भारत में नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कासरगोड में नारियल अनुसंधान केंद्र है, केरल में है ये। केरल की राजभाषा पूछता है एग्जाम में मलयालम। केरल की राजभाषा आपका मलयालम, ये भी आप याद रखिएगा। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। और केरल जो है इसका तट मालाबार का तट कहलाता है। केरल का तट क्या है? मालाबार तट केरल का तट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का नाम क्या है? दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस। अब इसके ये अध्यक्ष बन चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं वाईएसआर कांग्रेस के ये, तो ये आप याद रखें। दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करूं तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत में जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश है। इसकी राजधानी आपकी अमरावती, और अमरावती कृष्णा नदी के तट पर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कृष्णा नदी के तट पर है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुंटूर। और गुंटूर में भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है। भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो गुंटूर में है, ये भी आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का गांव कुचिपुड़ी, और दोस्तों कुचिपुड़ी गांव के नाम पर कुचिपुड़ी नृत्य का नाम रखा गया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ का एक डांस आपसे पूछा जाएगा धिमसा कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का। या कभी क्वेश्चन आए घंटा मर्दाला कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का डांस है घंटा मर्दाला। और एक है आपका लंबार्डी, वो भी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम कहाँ पर है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है, पूर्वी खासी पहाड़ियों पर, और ये मेघालय में। याद रखिएगा दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा गया। मेघालय का एक त्यौहार रट के जाना बिल्कुल, वांगाला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। और मेघालय का एक डांस है लाहो डांस कहाँ किया जाता है? तो मेघालय में लाहो डांस किया जाता है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया वर्षा की घटना कौन सी परत में होती है वायुमंडल की? क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल की
घटना है वर्षा, और आइसोहाइट क्या होते हैं दोस्तों, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखाएं आइसोहाइट कहलाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों मेघालय कब बना था? मेघालय बना था 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के अंतर्गत आती है? दोस्तों रबी और खरीफ के अंतर्गत आती है अरंडी की फसल, कैस्टर सीड। ये भी आप याद रखें दोस्तों। जो रबी की फसल होती है ना, इनको बसंत की फसलें भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि कौन सी फसलों को बसंत की फसलें कहा गया है, तो रबी की फसलों को बसंत की फसलें कहा जाता है। खरीफ की फसलों को मानसून की फसलें कहा जाता है। मानसून की फसलें किसे कहा गया दोस्तों? खरीफ की फसलों को मानसून की फसलें कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेपो दर क्या है दोस्तों? रेपो दर जो होती है वो एक ऐसी रेट है जिस पे आरबीआई बैंकों को क्या देती है? कर्जा देती है, जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है, और इसके लिए जो समय होता है वो अल्प समय होता है। ये आप याद रखना। रेपो रेट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें समय अल्प होता है और बैंक रेट में समय लंबा होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई कब बना था, तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान में? मुंबई में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो मुख्यालय कोलकाता में था। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि आरबीआई जो है ये कौन से आयोग की सिफारिश पर बना था? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आरबीआई का शुभंकर क्या है? तो वो है ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर। ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर ये आरबीआई का शुभंकर है। ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई के अभी अध्यक्ष कौन है, मतलब गवर्नर? शक्तिकांत दास। दोस्तों एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक आरबीआई के गवर्नर थे विमल जलान, और इन्होंने अपनी किताब लिखी द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी ये किताब लिखी गई है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, और वो है आपके बिमल जलान। तो बिमल जलान की किताब है आपकी द इंडिया स्टोरी। ये भी आप याद रखिएगा। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लिख के बताना। आई डू व्हाट आई डू, व्हाट आई डू, ये जो किताब लिखी गई ये किसने लिखी थी? आई डू व्हाट आई डू। तो ये क्वेश्चन भी कल पूछा गया आपके एग्जाम में। रेपो दर क्या होती है? तो आरबीआई बैंकों को जिस दर पर लोन देता है वो रेपो दर कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न। स्फेलोराइट किसका अयस्क है? दोस्तों स्फेलोराइट अयस्क है जिंक का। जिंक का अयस्क है स्फेलोराइट। एक और आप अयस्क याद रखिएगा, कैलेमाइन। कैलेमाइन किसका अयस्क है? वो भी जिंक का अयस्क है। दोस्तों 2-3 आपको और बताता हूँ। एक पूछता आपके एग्जाम में मैलेकाइट, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। मैलेकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। तांबे का अयस्क है मैलेकाइट, याद रखना इसके बारे में। और एक पूछेगा आपसे क्यूपराइट, क्यूपराइट किसका अयस्क है दोस्तों? क्यूपराइट भी कॉपर का अयस्क है। दोनों आप याद रखें, मैलेकाइट और क्यूपराइट। अच्छा एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको। एक है आपका एक है क्रायोलाइट, ये बहुत आता है एग्जाम में। क्रायोलाइट किसका अयस्क है दोस्तों? क्रायोलाइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। और एक और याद रखिएगा एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट को। FeS2 को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, मूर्खों का सोना। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाँ एक अयस्क और याद रखना, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड ये किसका अयस्क है दोस्तों? पिच ब्लेंड ये यूरेनियम का अयस्क है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। तो ये आप याद रखना। स्फेलेराइट किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क होता है। जिंक का संकेत होता है Zn। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्व बजट क्या होता है दोस्तों? राजस्व बजट का मतलब है कि राजस्व बजट में भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति और उस राजस्व का उपयोग करके किए गए व्यय शामिल होते हैं। राजस्व बजट उन स्रोतों का विवरण देता है जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त हो रहा है। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि बजट किस भाषा का शब्द है? बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये आप याद रखिएगा। और भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो बजट से संबंधित है? दोस्तों सीधा शब्दावली बजट नहीं लिखी गई, आर्टिकल 112 में लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये कहीं ना कहीं बजट के बारे में बात करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और भारत में जो बजट है ना, ये राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। राजकोषीय नीति का मतलब है कि सरकार की आय और व्यय की नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। क्लियर हुआ? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में पहला बजट, जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था, वो किसने पेश किया था? तो आप याद रखना, R.K. षणमुखम चेट्टी। R.K. षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलारमेल वेली कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दोस्तों अलारमेल वेली ये भरतनाट्यम करती है।
आपका ऑप्शन है आपका सही जवाब भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? सादिर। सादिर। और ये कौन से नृत्य से मतलब कौन से राज्य से निकला है? जवाब होगा आपका तमिलनाडु से। दोस्तों भारत में सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो भरतनाट्यम है। अन्य नाम क्या है इसका? सादिर। अच्छा, अगर आपसे पूछे रुक्मणी देवी, नाम सुने होंगे दोस्तों आप, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रूसा की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा 2013 में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। शिक्षा की बात करूं तो भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और भारत में तीसरी शिक्षा नीति आई थी दोस्तों, इसका फार्मूला क्या था? 5+3+3+4, ये आप याद रखना, रट लेना इसको बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोसांग किस राज्य का नया साल होता है? तो यह आपका सिक्किम का, सिक्किम का नया साल है लोसांग। अच्छा, पुथांडु भी आप याद रखना, पुथांडु कहाँ का नया साल है? तो पुथांडु तमिलनाडु का नया साल है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? दोस्तों भारत के पश्चिम में अरब सागर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। और अगर आपसे पूछा जाए कि डेनमार्क की संसद को क्या कहा जाता है? फॉल्केटिंग। डेनमार्क की संसद को फॉल्केटिंग कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है? दोस्तों महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है आर्टिकल 76। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। पहले कौन थे? MC शीतलवाड़, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में नरेगा अधिनियम कब पारित किया गया? तो नरेगा अधिनियम ये 25 अगस्त 2005 को मतलब पारित हुआ, और ये 2006 से लागू हो गया था। आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था पहले फरवरी 2006 में, उसके बाद में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। नरेगा में 100 दिन का काम कम से कम दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत का कौन सा त्यौहार उत्सवों का उत्सव कहलाता है? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल, और हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में। दोस्तों नागालैंड का स्थापना दिवस कब होता है? 1 दिसंबर 1963 को, और 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। इसे उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत में इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत, राज्य हड़प नीति के तहत अवध पर कब्जा कब किया था? 1856 में अवध पर कब्जा किया था। और अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह उस दौरान अवध का नवाब था। डलहौजी जो दोस्तों इसे भारत में रेलवे का जनक माना गया, और डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को कब्जा किया था, ये भी आप याद रखना, सबसे पहले सतारा 1848 में। नेक्स्ट प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में लिखा गया है? दोस्तों UPSC अनुच्छेद 315 से 323 में लिखा गया है, भाग 14 में इसका वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग कब बना था? तो ये बना था 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोयला और पेट्रोलियम किस चट्टान का उदाहरण है? दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम अपसादी चट्टान का उदाहरण है। अपसादी चट्टान। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला, वो एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद में बिटुमिनस होता है, उसके बाद में लिग्नाइट होता है, उसके बाद में पीत कोयला होता है। तो ABLP आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1972 में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1972 कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण। पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून। समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो दोस्तों समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। 5 अधिकार इसमें आते हैं, 14 वाला, 15, 16, 17 और 18। तो इसमें 5 अधिकार दिए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तिरुवैयारू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों तिरुवैयारू उत्सव होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक त्यौहार भी आप याद रखना, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू। और एक और याद रखिएगा, पोंगल। पोंगल उत्सव। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? दोस्तों मीराबाई चानू 49 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती है, और ये भारोत्तोलन करती है, वेट लिफ्टिंग करती है मीराबाई चानू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये ही थे आज के जो 12 तारीख की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको और बता दूं। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से? मणिपुर से। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये था आज का मतलब एनालिसिस 2023 12 जनवरी। बाकी मिलूंगा आपको जल्दी अगले वीडियो के साथ में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप बहुत अच्छे लेवल की क्लास पढ़ते रहें मुझसे। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगले टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।